हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टल एनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल और एनल के थ्रू दवाई देना। रेक्टल मतलब मलाशय, मलाशय के द्वारा दवा यानी मेडिसिन देना। कैसे देते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आज की क्लास में फंडामेंटल की क्लास है। इसकी परिभाषा है डेफिनेशन, व्हेन देयर इज ऑब्स्टेकल टू एडमिनिस्टर ड्रग ओरली। जब ओरली यानी मुख से, मुंह से दवाई देने में ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्टेकल हो मतलब बाधा हो, इसका मतलब होता है बाधा यानी प्रॉब्लम हो। इसकी जगह आप प्रॉब्लम वर्ड भी यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम हो तो क्या करते हैं, सम ऑफ द मेडिसिन्स यानी कुछ दवा मेडिसिन्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड पर रेक्टम यानी पीआर दे सकते हैं, पर रेक्टम दे सकते हैं, मलाशय के द्वारा दे सकते हैं, मलाशय के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। अगर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसे ओरली नहीं दिया जा सकता या ओरली देने पे पेशेंट को बाधा होती है, प्रॉब्लम होती है या कुछ और प्रॉब्लम है, ले नहीं सकता है, तो उसे रेक्टल यानी मलाशय के द्वारा मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। मेडिकेशन दैट आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड पर रेक्टम आर गुड फॉर लोकल और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। जो लोकल और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है उसके लिए जो रेक्टल मेथड है वो क्या है, अच्छा मेथड है, गुड मेथड है। ठीक है। फॉर सिस्टमिक ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज द फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टल म्यूकोसा इंश्योर फास्ट मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि ये जो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल शरीर की रचना के आधार पर इस तरह से रेक्टल म्यूकोसा है कि वहाँ पे दवाई का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत फास्ट होता है। वहाँ दवा का अवशोषण जो होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। एनिमा प्रोसीजर इज यूज फॉर द थेरेपेटिक्स। और एक एनिमा प्रोसीजर होता है। एनिमा बाय रेक्टम, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है या सॉफ्ट वाटर का एनिमा दिया जाता है। तो एनिमा प्रोसीजर, यह प्रक्रिया यूज फॉर द थेरेपेटिक पर्पज, या तो ट्रीटमेंट के उपचार के प्रति की जाती है यानी ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए, या फिर डायग्नोसिस पर्पज यानी कोई जांच करने के लिए भी एनिमा दिया जाता है। कोई भी डायग्नोसिस पर्पज के लिए भी एनिमा दिया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब है निदान करना, निदान करना मतलब कोई भी डिजीज का पता लगाना। ठीक है। डायग्नोसिस या थेरापेटिक पर्पज से की जाती है। और सम टाइम इट कैन बी यूज फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। और कभी कुछ टाइम क्या होता है, मेडिकेशन देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो
रेक्टल से मेडिसिन, जब किसी के ओरल मेडिसिन लेने में कोई बाधा हो तो रेक्टल मेथड से दी जाती है। और रेक्टल मेथड लोकल और सिस्टमिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी इस तरह से बनाई हुई है कि यहाँ पे जो मेडिकेशन फास्ट एब्जॉर्ब होती है। और एनीमिया जो प्रोसीजर है वो थेरापेटिक और डायग्नोसिस पर्पज के लिए किया जाता है, और कुछ टाइम इट कैन बी यूज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और एनीमा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्क्राइब इन प्रोसीजर अबाउट द एनीमा, जो एनीमा का प्रोसीजर है उसमें डिस्क्राइब किया गया है। यूजुअली टाइप ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड पर रेक्टम आर डिफरेंट टाइप ऑफ सपोजिटरी। जो रेक्टल से जो मेडिसिन दी जाती है वो सपोजिटरी के रूप में आती है। सपोजिटरी गोली होती है जो बाय रेक्टम दी जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ अनगेस, तो अलग अलग टाइप की सपोजिटरीज होती है, ठीक है, जो दी जाती है। This method with all benefits also has some deficiencies that are usually caused by the contraindications। इस मेथड में बहुत सारे बेनिफिट है, कुछ कमियां भी है, और इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन और कुछ कमियां भी है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ इस मेथड में कुछ कमियां भी है, कुछ कमियां भी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दिस प्रोसीजर आर द लेक ऑफ कंसेंट, एनल सर्जरी, अगर कंसेंट नहीं ले पाते कभी कभी, और सर्जरी हो गई है किसी की, एनल की सर्जरी हो चुकी है, तो मेडिसिन नहीं दे सकते। एबनॉर्मलिटीज है कुछ एनल में तो नहीं दे सकते, कोई ट्रॉमा है तो नहीं दे सकते, प्यूराइटिस है तो नहीं दे सकते, एनी अदर माल फॉर्मेशन ऑफ एनल रीजन, एनल रीजन पे कोई माल फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम है तो भी यह इस रूट से मेडिसिन नहीं दे सकते। ये उसके कुछ नुकसान है। और पेशेंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, और पेशेंट कभी कभी रिफ्यूज भी कर देता है बाई रेक्टम मेडिसिन लेने से, ठीक है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी पेशेंट क्या होता है खुद रिफ्यूज भी कर देता है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस तो टू हेल्प इन रिकवरी पर्पज, इसके लिए किया जाता है। तो ये मेडिसिन दी जाती है रिकवरी पर्पज के लिए दी जाती है। टू गिव द थेरेपी एट प्रॉपर टाइम, वो प्रॉपर टाइम पे देनी चाहिए और प्रिस्क्राइब वे से देनी चाहिए। टू गिव थेरेपी, कभी भी मेडिसिन क्या प्रॉपर टाइम पे देनी चाहिए, और जैसे डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब किया है, उसी तरीके से देनी है, ठीक है। उसके बाद में है असेसमेंट। असेसमेंट क्या क्या करेंगे, तो असेसमेंट का मतलब है आंकलन, हिंदी में इसे आंकलन कहते हैं। तो दिस प्रोसीजर रिक्वायर्ड वेरी सीरियस अप्रोच, इस प्रोसीजर में बहुत सीरियस अप्रोच होती है, बहुत ही गंभीर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गंभीर दृष्टिकोण की, सीरियस मतलब गंभीर, ठीक है, गंभीर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, अप्रोच की आवश्यकता होती है। नर्स नीड टू एग्जामाइन पेरिएनल रीजन फॉर फॉलोइंग साइन, ठीक है, नर्स को क्या है पेरिएनल रीजन जो है उसका जांच करने की आवश्यकता होती है। उसको उसकी पेरिनल एरिया जो होता है, एनल का जो एरिया होता है, उसकी अच्छे से एग्जामिनेशन करके जांच करनी चाहिए।
वहाँ पे साइन देखने चाहिए कि सोर्सनेस तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, हेमरॉइड्स तो नहीं है, मस्सा, ठीक है, पाइल्स वगैरह तो नहीं है, प्यूराइटिस तो नहीं है, स्किन टैक्स तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, फॉरेन बॉडीज वुंड एटीसी वगैरह उसके रेक्टम पे नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है नर्स को, हमेशा उसकी पेरिनल एरिया को अच्छे से एग्जामिनेशन करना है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है, वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है, सोर्सनेस तो नहीं है, स्किन टैक्स तो नहीं है, प्यूराइटिस तो नहीं हो गया, पाइल्स वगैरह तो नहीं है, हेमरोइड्स तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, फॉरेन बॉडीज कुछ चुभा हुआ तो नहीं है, कोई वुंड तो नहीं है, ठीक है। ETC the nurse need to assess is the perineal region suitable for the drug administration। दवा देने के लिए नर्स को क्या करना पड़ता है, ये चीजें देखनी पड़ती है। Furthermore, it is very important to confirm that all above mentioned contraindication are not exist, otherwise they are be serious problem। तो आपको ये जो ऊपर जो प्रॉब्लम्स है, ये कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो उस रास्ते से मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई पेशेंट है उसे पाइल्स वगैरह है और बहुत सारी प्रॉब्लम, या कोई एनल रीजन की कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ बताई, रेडनेस वगैरह, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कभी भी उस एनल एरिया से मेडिसिन नहीं देनी है। क्योंकि क्या होता है कि इस रास्ते से मेडिसिन देने से फिर पेशेंट को क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया। तो प्रोसीजर में सबसे पहले है इक्विपमेंट, उपकरण, इसका मतलब होता है प्रक्रिया। दिस प्रोसीजर हैज सेवरल सिमिलरिटीज विद द प्रोसीजर फॉर एनिमा इंसिजन। जो एनिमा दिया जाता है उसकी थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज होती है इस प्रोसीजर में, क्योंकि एनिमा भी बाय रेक्टम दिया जाता है और मेडिसिन भी बाय रेक्टम दी जाती है, इसीलिए इन दोनों में सिमिलरिटीज होती है, समानताएं होती है, ठीक है, समानता होती है। सिमिलरिटी का मतलब है समानता, एक जैसा, सिमिलर। बट दिस इट इज सिंपलर एंड डिमांडेड लोअर नंबर ऑफ द मटेरियल यूनिट ऑफ दिस प्रोसीजर। ये थोड़ा सा क्या है, सिंपल है, सिंपलर है और डिमांड लोअर नंबर ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या होते हैं, जो सामग्री होती है, सामग्री है उसकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता कम होती है। किससे, एनिमा वाले प्रोसीजर से जो सामान लगता है वो कम लगता है। इसमें बायरेक्टल मेडिसिन देने में जो सामान लगता है वो कम लगता है यूनिट में। तो मटेरियल्स दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसीजर, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो पहले है सपोजिटरी। सपोजिटरी की आवश्यकता होती है, यानी वो मेडिसिन। ये सपोजिटरी क्या है, मेडिसिन है, दवा है, ठीक है, दवा है। ये वाली सपोजिटरी दवा आती है जो बाय रेक्टम दी जाती है। उसके बाद में ग्लव्स, क्लीन ग्लव्स या स्टाइल ग्लव्स चाहिए, जो दस्ताने, हाथ में पहनने वाले दस्ताने चाहिए, ठीक है, साफ दस्ताने चाहिए। दस्ताने कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए या स्टाइल होने चाहिए। लुब्रिकेंट, ये है जो मेडिसिन मतलब आसानी से चली जाए, चिकनाई का जो पार्ट रहता है, चिकनाई का, चिकनाई देने के लिए, मेडिसिन के ऊपर चिकनाई देने के लिए, जिससे क्या इजीली वो अंदर चला जाए। वेस्ट बैग, वेस्ट बैग भी होना चाहिए कि बाय रेक्टम दे रहे हो तो कुछ वेस्ट पदार्थ निकल सकते हैं। अपशिष्ट बैग, इसको हिंदी में बोलते हैं अपशिष्ट बैग।
बैग। उसके बाद में एब्जॉर्ब पैड होता है अवशोषक पेड़, इसको अवशोषक पेड़ बोलते हैं, जो अवशोषण कर लेता है, अवशोषक पेड़। हो गया गोज, स्वाब्स एंड टिश्यू, ठीक है। बेड पेन और टॉयलेट पेपर्स, बेड पेन और टॉयलेट पेपर वगैरह चाहिए, गोज पास चाहिए। अब है प्रोसीजर, प्रक्रिया। once the equipment is prepared, the nurse can start with procedure according the following step। अगर आपने प्रोसीजर यानी उपकरण तैयार कर लिए हैं, उपकरण, ठीक है, इसका मतलब है इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, प्रिपेयर कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, तो नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को स्टार्ट कर देना चाहिए प्रोसीजर, प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। ये जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। पहला जो स्टेप है वो है आपका कंडक्ट द चेक फॉर मेडिकेशन एंड कंपेयर इट इज मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियंस द सेम विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑन दिस पेशेंट चार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, कंडक्ट करना है यानी चेक करना है, दवा की जांच करनी है, ठीक है। दवा की जांच करें, दवा की क्या करें, जांच करें कि जो डॉक्टर ने लिखी है वही है कि नहीं है, जो डॉक्टर ने एडवाइज की है, ठीक है, लिखी है, प्रिस्क्राइब की है, वही है कि नहीं है, लिखी है या प्रिस्क्राइब की है वही मेडिसिन है कि नहीं है। कंपेयर करना है प्रिस्क्राइब मेडिसिन बाय फिजिशियन इज प्रिस्क्रिप्शन ऑन चार्ट, और पेशेंट के जो चार्ट में है कि नहीं है वो चेक करना है। ये कंफर्म करके फिर आगे प्रोसीजर करना है। सबसे पहले डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है। हमेशा कोई भी मेडिसिन देते हैं तो डॉक्टर का ऑर्डर जरूरी होता है, वो भी रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, और प्रिस्क्राइब क्या होना चाहिए, रेक्टल मेथड से ही देने वाली मेडिसिन है, और कितनी बजे देनी है, टाइम देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सब कुछ अच्छे से देख लेना है, उसके बाद में ही आपको मेडिसिन देनी है। उसके बाद में चेक द पेशेंट्स आइडेंटिटी, पेशेंट की आइडेंटिटी देखनी है, मतलब कंफर्म करना है पेशेंट का, क्या करना है, नाम वगैरह, पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करनी है कि वही पेशेंट है बाय कंपेयरिंग ऑफ नेम, नेम से, नाम से उसके कंपेयर करना। ऑन द पेशेंट चार्ट विद द नेम ऑन द पेशेंट ब्रासलेट, और पेशेंट के जो हाथ में बैंड रहता है, ब्रासलेट रहता है, उसके ऊपर उसका नाम देखना है, ठीक है। तो पेशेंट का नाम कहाँ पे देखना है, उसके रोगी के चार्ट पे देखना है, ब्रेसलेट पे देखना है, और साथ में कोई रोगी के साथ में है, कम्युनिकेटर है, बताने वाला अंकल आंटी कोई है, अंकल है, फादर है, मदर है, या कोई साथ में रिलेटिव है, उससे कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं। उसका नाम किस में देखना है, चार्ट में देखना है, पेशेंट चार्ट में देखना है, चार्ट में देखना है, और ब्रासलेट पे देखना है, जो हाथ पे ब्रासलेट बंधा रहता है उस पे देखना है। आस्क हिम हिज नेम एंड सरनेम, उसका नाम और सरनेम पूछना है। कभी कभी एक ही नाम के दो पेशेंट हो सकते हैं, तो साथ में सरनेम भी पूछना है, ठीक है। जैसे कभी कभी राजेश शर्मा भी होता है, राजेश कुमार भी होता है, राजेश खन्ना भी हो सकता है, तो इस तरह से अलग अलग नाम, तो आपको सरनेम भी पूछना है साथ में। आफ्टर द फर्स्ट 2 स्टेप, ये दोनों स्टेप होने के बाद में ये है आपका तीसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप, ये दूसरा, ये पहला, ये दोनों स्टेप होने के बाद में आफ्टर द 2 स्टेप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट प्रोसीजर, पेशेंट को पूरा, ये दोनों प्रोसीजर होने के बाद में पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसे बताना है कि आपको रेक्टल मेथड से ये मेडिसिन देनी है, डॉक्टर ने एडवाइस की है, तो अगर पेशेंट एक्सेप्ट करता है उससे क्या होगा, पेशेंट कंफर्टेबली वो मेडिसिन ले लेगा, और अगर रिफ्यूज करता है तो आप उसे नहीं दे सकते। इसलिए आपको पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में पेशेंट आप क्या है, एक्सप्लेन करने के बाद में वो इजीली कोऑपरेट करेगा और मेडिसिन ले सकता है, ठीक है। 2
प्रोसीजर ए टर्म द पेशेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड, और पेशेंट समझना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करो आप जाके इंग्लिश में और पेशेंट को इंग्लिश आती ही नहीं है ना, या फिर आपको उसी की लोकल लैंग्वेज में जिसमें उसे एक्सप्लेन करना है जिससे वो आसानी से समझ सके, ठीक है, तो उसी में एक्सप्लेन करना है। व्हाट टू एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर etc एंड आस्क द पेशेंट डज ही एंड सी अंडरस्टैंड प्रोसीजर, और पेशेंट को पूछना भी है कि इस प्रोसीजर को आप समझे कि नहीं समझे, तो उसे वापस समझाना, नहीं समझे तो है ना, समझा के उसे बताना है प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो उसे समझ में आया ही नहीं है और आप उससे प्रोसीजर करने लग जाओ, तो उसे समझे हैं कि नहीं समझा है वो भी आपको पूछना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 4 नंबर, एंश्योर प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट बाय यूजिंग कर्टन अराउंड टू द बेड स्पेस, ठीक है। तो जो क्या करना है, प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है और कर्टन लगाना है, पर्दा लगाना है, ठीक है, पर्दा लगाना है क्योंकि रेक्टम के द्वारा दवाई दे रहे हैं, तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को प्राइवेसी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुले में उसका ये प्रोसीजर मेडिसिन नहीं दे सकते, उसे प्राइवेसी रखना चाहिए। प्राइवेसी को हिंदी में गोपनीयता और बोल सकते हैं, गोपनीयता बोल सकते हैं, प्राइवेसी रखना जरूरी है। इंश्योर प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट यूजिंग कर्टन, मतलब पर्दा वगैरह लगा के अराउंड द बेड स्पेस, जो चारों बेड के चारों ओर पर्दा लगा के फिर वो मेडिसिन देनी चाहिए, प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नर्स नाउ नीड टू वॉश हैंड, नर्स को अपने हाथ धोने हैं, हैंड वॉश करना है, हाथ धोना है, वो स्टेप से 5 जो स्टेप है उसके द्वारा अच्छे से हैंड वॉश करना है। प्रिपेयर मेडिकेशन, सपोजिटरी, जो सपोजिटरी मेडिसिन है उसको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ठीक है, तैयार करना है मेडिसिन को, दवा को तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप, पेशेंट शुड बी पोजीशन इन अप्रोप्रिएट पोजीशन, ठीक है, पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन देनी है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिति देनी है, पोजीशन कौन सी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वो पोजीशन होती है आपके लेफ्ट साइड की, लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो होती है, लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन होती है, वो बेस्ट पोजीशन होती है, उसी में देना चाहिए। इट इज पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड की पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, विद द राइट नी राइज टूवर्ड द चेस्ट, जो राइट नी है लेफ्ट साइड की पोजीशन देनी है, और सिम्स लेटरल पोजीशन देनी है, जिसमें नी जो है घुटना है वो राइट साइड से ऊपर की तरफ बेंड होना चाहिए, और जो क्या रहता है लेफ्ट इसलिए देते हैं कि जो रेक्टम होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो रेक्टम है गुदा है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए वो इजीली मेडिसिन चली जाएगी, इसलिए लेफ्ट साइड की पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टू अनकवर ग्लूटियल एरिया, और जो ग्लूटियल एरिया है, बटक्स वाला एरिया है, उसे क्या करना चाहिए, अनकवर करना चाहिए, ठीक है। दिस पोजीशन हेल्प, ये पोजीशन हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, this position help the nurse to each enable gravity, assist flow through the rectum toward the sigmoid colon, ये क्या है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये पोजीशन में रहेगी, तो इसके क्या सिग्मोइड कॉलन में जाएगी, ये जो सिग्मोइड कॉलन है यहाँ तक दवा जाएगी। अंडर द पेशेंट हिप एंड बटक्स प्लेस ऑन द एब्जॉर्ब पैड, और उसके बटक्स के और हिप के बीच में कहाँ लग जाते हैं, एब्जॉर्ब पैड लगा देंगे। When the patient feel comfortable and ready for the procedure, start with the application and suppository। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो उसको प्रोसीजर के लिए रेडी करना है। वॉश हैंड, when the patient is comfortable ready for the procedure, start with the application and of suppository, और पेशेंट रेडी होते ही उसे सपोजिटरी इंसर्ट कर देना है। पेशेंट के
फिर क्या करना है, सपोजिटरी इंसर्ट कर देना है। और सपोजिटरी इंसर्ट करते टाइम पेशेंट को बोले थोड़ा डीप ब्रीदिंग ले, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग ले, जिससे इजीली अंदर चली जाएगी। फिर क्या करना है, वापस हाथ धोने, हैंड वॉश एंड वंस अगेन द वेयर द स्टाइल ग्लव्स। और आप क्या करना है, वापस हैंड वॉश करना है और वियर द नॉन स्टाइल ग्लव्स है वो पहनने हैं। रिमूव ऑल पैकिंग, और रिमूव पैकिंग जो है ऑफ सपोजिटरी, प्लेस इनटू द क्लीन ड्रेसिंग ट्रॉली एंड सिमिलर। और उससे क्या करना है, रिमूव करना है उसकी सपोजिटरीज को, पैकिंग को रिमूव करना है। प्लेस क्लीन ड्रेसिंग, जो ट्रॉली है, ट्रॉली लेके आए हो उसमें आइटम, उसके अंदर क्लीन ट्रॉली के अंदर वो सपोजिटरी रख देनी है, ठीक है। उसके बाद में अनस्टाइल ग्लव्स पहन के वापस हाथ धो के जो ट्रॉली है, जो ट्रॉली बैग है, उसके अंदर स्टाइल जो एरिया रहता है उसके अंदर सपोजिटरी को रख देना है, ठीक है। टेक द लुब्रिकेंट, स्क्वीज sufficient amount of gauze lubricant to the apex or suppository, ठीक है। टेक द लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जो चिकना पदार्थ होता है, जेली वगैरह, वो लेनी है। स्क्वीज सफिशिएंट अमाउंट, यानी कुछ सफिशिएंट अमाउंट में लेनी है गॉज पीस के ऊपर। एंड लुब्रिकेंट द एपेक्स ऑफ सपोजिटरी, सपोजिटरी के आगे के ऊपर लगानी है। आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ, पेशेंट को क्या बोलना है, डीप ब्रीदिंग ले, यानी लंबी सांस ले। टू रिलैक्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और रिलैक्स रहना है। विथ नॉन डोमिनेंट हैंड पार्ट ऑफ द बटक्स, वाइल विथ डोमिनेंट हैंड प्लेस द सपोजिटरी इनटू द एनल कैनाल। बोल दे तो नॉन डोमिनेंट हैंड से बटक को ऐसे दूर करना है और डोमिनेंट हैंड से सपोजिटरी को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। एनल एरिया में कम से कम 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना अंदर इंसर्ट कर देना है, 2 से 4 सेंटीमीटर यूजिंग ग्लव्स इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर का यूज करके उसको इंसर्ट कर देना है, इंडेक्स फिंगर का यूज करके उसे इंसर्ट कर देना है ग्लव्स का। इफ देयर इज सेवरल सपोजिटरी प्रेस्क्राइब, रिपीट दिस स्टेप, अगर कोई पेशेंट को दूसरी और सपोजिटरी, सेवरल सपोजिटरी प्रेस्क्राइब की हुई है तो सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है वापस दोबारा, ठीक है। नोट द पेशेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सपोजिटरी इन एनल कैनाल, पेशेंट को बोलना है कि वो एनल कैनाल के अंदर उसको सपोजिटरी को होल्ड करके रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वापस ना निकालें। इन द एनल कैनाल एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी हो सके उतनी देर वो उसको अंदर रखना है, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाएगी और फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो दवाई इफेक्ट करेगी। उसे वापस फोर्स देके बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो क्या होगा, वो डिजोल्व नहीं होगी और इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट तक तो अंदर रखना ही है। कितने मिनट तक, कम से कम 20 मिनट तक अंदर रखना है, ठीक है। 20 मिनट्स तक अंदर रखना है। वाइल डिफेक्शन रिफ्लेक्स इज पासेस, डिफेक्शन रिफ्लेक्स, जब भी डिफेक्शन रिफ्लेक्स जब तक पास ना हो तब तक। एक्सपेक्टेशन क्या है, तो प्रोसीजर इज द सेम, procedure is the same for administration of the unglutam, just for the unglutam special factory made of application is used. Wipe the excess trace of lubricant from the anal area, अगर ज़्यादा कोई excess area पे वो जो lubricant वगैरह लग रहा है, चिकना पदार्थ जो लगा है, जेली वगैरह लग रही है, तो उसे साफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्लेस ऑल यूज इक्विपमेंट इन क्लिनिकल वेस्ट, जो सारे इक्विपमेंट है वो क्लिनिकल वेस्ट में रख देंगे। और वॉश योर हैंड, हाथों को वापस अच्छे से धो लेंगे विद डिफेक्शन एजेंट, ठीक है। डिसइंफेक्शन जो एजेंट है उससे अच्छे से हाथ धो लेंगे। पेशेंट शुड बी लेफ्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन टू इंश्योर मेडिसिन इज एब्जॉर्ब, और पेशेंट को उसी पोजीशन में रखना है और इंश्योर करना है कि मेडिसिन एब्जॉर्ब हुई है कि नहीं। टाइप डॉक्यूमेंट, टाइप, अमाउंट, टाइम और प्रिस्क्राइब इज बी डिलीवर्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं, लिखने हैं, रिकॉर्ड करना है इनका, ये कि कितनी अमाउंट में मेडिसिन दी, किस टाइप की मेडिसिन दी, कितनी बजे दी, और
पर्सन हु इज डिलीवर द मेडिसिन, पेशेंट चार्ट में लिखना है, नर्सिंग चार्ट के अंदर लिखना है। उसके बाद में ऑब्जर्व पेशेंट फॉर एनी रिएक्शन, और कोई रिएक्शन वगैरह कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, उसका भी ऑब्जर्वेशन करना है, उसका भी ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, तो नर्स मस्ट बी डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप, ठीक है, ऑल स्टेप को लिखना है, दैट इज कंडक्ट विद द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में जो सारे स्टेप किए, जो प्रोसीजर के अंदर स्टेप किए हैं वो सारे लिखने हैं। मेडिसिन दैट बी यूज, कितनी मेडिसिन यूज की, डोज कितनी यूज की है, टाइम कितनी बजे दिया है, 8 बजे 9 बजे कितनी बजे भी दिया हो, पर्सन हु एडमिनिस्टर द मेडिसिन, और कौन सी नर्स ने ये एडमिनिस्टर की है दवाई, वो इसका भी नाम लिखना है। ऑल स्टेप शुड बी डॉक्यूमेंट द पेशेंट चार्ट एंड नर्सिंग चार्ट, और ये जो पेशेंट का चार्ट होता है उसमें लिखना है और नर्सिंग चार्ट के अंदर भी लिखना है। इवैल्यूएशन, अब है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन प्रोसीजर कैन बी इवेलुएटेड बाय द फॉलोइंग मैनर, तो लास्ट में क्या करना है, इवेलुएशन करना है। तो इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर इवेलुएट दिस पेशेंट बी सुटेबल टू होल्ड द मेडिसिन, इट इज एन एनल कैनाल टू इंश्योर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो उसने होल्ड करके नहीं रखा है, ये इवेलुएशन करना है, ठीक है। उसने होल्ड करके रखा है तो पूरी मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हो गया है और उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। आफ्टर द मेडिकेशन हैज बीन एब्जॉर्ब, चेक एंड बेनिफिट ऑफ द मेडिसिन ट्रीटमेंट, तो इसके एब्जॉर्प्शन होने के बाद में उसका चेक करना है कि उसका जो बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है, जैसे उसका पेन कम हुआ कि नहीं, अगर कुछ सपोजिटरी होती है, पेन किलर होती है, पेन को कम करने वाली सपोजिटरी तो होती है, कुछ मेडिसिन होती है, तो उस मेडिसिन से वो एब्जॉर्ब हुआ और उससे उसका पेशेंट का पेन कम हुआ, तो मतलब उसका रिजल्ट मिला, उसका फायदा मिला, एब्जॉर्ब हो गई है सही तरीके से, तभी तो उसका रिजल्ट मिला है, तो फिर वो इवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर उसका रिजल्ट नहीं मिला है, उसने एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसने बाहर निकाल दिए, तो मतलब सही से प्रोसीजर नहीं हुआ है, आपको दोबारा करना पड़ेगा या फिर डॉक्टर को एडवाइस बताना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और थैंक यू सो मच।